नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग और अभिवादन आप सभी को। आप जानते थे कि पिछले साल जून में आईएमएफ का एक प्रोग्राम जो 6.3 बिलियन का था, पाकिस्तान के साथ चल रहा था, वो 30 जून को ख़त्म हो गया था, लेकिन उसका पैसा पूरा डिसबर्स नहीं हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी तमाम जो जो रिफॉर्म्स करने थे इकोनॉमी में, जो जो उनको टारगेट्स पूरे करने थे अपने फाइनेंशियल, वो सारे के सारे टारगेट वो पूरे नहीं कर पाए थे। बेसिकली गवर्नमेंट का उसमें फेलियर था। इसहाक डार साहब जो है वो गवर्नर थे, आपको याद होगा, एक पूरी लिस्ट थी, हमने बहुत सारे प्रोग्राम उस टाइम पे किए थे। मिफ्ता इस्माइल आ रहे हैं, फिर वो डार साहब उसमें अड़ंगी मार रहे हैं, फिर वो मरियम नवाज ट्वीट कर रही हैं उसके अपने फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ। फिर वो डार साहब आते हैं कि अब मैं डॉलर 200 पे ले आऊंगा, 250 पे ले आऊंगा, और पता लगा वो अल्टीमेटली घूम फिर के 306-7 पे पहुंच गया। तो उसके बाद में फिर वो जो सिलसिला चला, वो बेसिकली वो सब खत्म हो गया था। अच्छा, उसके बाद में जुलाई में ये लोग फिर से 307 में, तो अभी गया था, महीना डेढ़ महीना पहले ही गया था 307 के ऊपर। तो लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि जून में जब वो प्रोग्राम खत्म हुआ, तो जुलाई में इनका नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। आपको मालूम होगा कि इनका जुलाई से लेकर जून तक चलता है फाइनेंशियल ईयर पाकिस्तान का। तो वो इन्होंने फिर जुलाई में दोबारा आईएमएफ से एग्रीमेंट किया, और वो एग्रीमेंट हुआ 3 बिलियन का एग्रीमेंट हुआ, स्टैंड अलोन एग्रीमेंट। जिसके बाद में फिर ये देखा जाने की बात हुई कि भाई ये 3 किस्तों में एग्रीमेंट किया गया था, स्टैंड अलोन एग्रीमेंट, जिसमें से एक किस्त इमीडिएटली दी गई थी, वो थी कुछ 1.2 बिलियन की थी। और अब सेकंड किस्त जो है वो रिव्यू करने के बाद में 3 महीने बाद वो डिसबर्स होनी थी। तो जो पहला क्वार्टर बनता है उसमें वो बनता है जुलाई से सितंबर का। तो जुलाई से सितंबर का जो रिव्यू है वो अब, चूंकि डेटा सारा आ गया है, तो वो अब रिव्यू पर जा रहा है एमएफ के। उसको लेकर चूंकि डेटा कंपाइल हो रहा था अभी कुछ टाइम पहले तक, तो आईएमएफ ने सजेस्ट की थी तारीख 7 नवंबर की। लेकिन अब वो, चूंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री इंसिस्ट कर रही है जल्दी करो और हमारी तो डेटा तैयार है, तो वो 2 नवंबर से शुरुआत हो रही है। तो मैं आपको आज, हम लोग इसी सारे रिव्यू के बारे में, क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, क्या सिचुएशन है, क्या हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। और हुआ क्या है, तो ये जो रिव्यू है आईएमएफ का, जो कि जिसका टेन्योर जो है वो जुलाई से सितंबर तक का होगा, पहला तिमाही जो उसको कहा जाए, तो पहले तिमाही की को रिव्यू करने जा रहे हैं ये लोग। आपको याद होगा सेकंड ट्रांच जो आएगी वो आएगी 710 मिलियन की। इसमें पॉलिटिकल चीजें भी मौजूद हैं, लेकिन आपको ये याद होगा कि वो पॉलिटिकल चीजें एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। आईएमएफ पॉलिटिकल चीजों पर फोकस नहीं करता है, पर्टिकुलरली इन राइटिंग। यू नो अनरिटन तरीके से उस पर बात होती रहती है, पॉलिटिकल सिनेरियो पर बात होती रहती है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आप ये पाएंगे कि कभी भी पॉलिटिकल बातों को वो ऑन पेपर डिस्कस नहीं करते हैं। सो दोस्तों, जो पहली ट्रांच थी वो थी 1.2 बिलियन की, जो कि इनको जुलाई में मिली थी। और अब ये सेकंड ट्रांच आ रही है 710 मिलियन की। और तीसरी किस्त जो इसकी आएगी वो नई गवर्नमेंट के आने के बाद आएगी। हम इस पर अभी और आगे डिटेल में बात करेंगे। नई गवर्नमेंट, इलेक्शन कब होगा उस पर डिपेंड करता है, और सारी चीजें। तो हम आगे बात करते हैं। तो इस समय पर क्या हो रहा है, इस समय पाकिस्तानी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, अलॉन्ग विद एसबीपी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कि वो इस रिव्यू को बिना किसी कुछ जो एक्सटर्नल इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनके बावजूद वो क्लियर कर लेंगे। और अगर इसमें कहीं उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने अगर अगले डे इलेक्शन की तारीख भी अनाउंस कर दी, याद रहे अभी तक तारीख अनाउंस नहीं हुई है। अभी जो कहा गया है वो सिर्फ ये कि टेंटेटिवली एंड ऑफ जनवरी। अभी इलेक्शन की तारीख कोई नहीं है, इलेक्शन कब होगा वो अभी कोई नहीं जानता। तो ये अगर 2 तारीख से पहले पहले, यानी कि नेगोशिएशंस आईएमएफ के साथ शुरू होने से पहले अगर ये अनाउंस हो जाती है तारीख, तो जाहिर है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को उसमें आईएमएफ से डील करते हुए थोड़ा सा लीवे मिलेगा, हेल्प मिलेगी। ओके, नाउ देर इज, इसमें भी आप देखिए कि जो जो आईएमएफ की तरफ से कोई फॉर्मल कंडीशन इलेक्शन की तारीख को लेकर नहीं है। लेकिन फिर भी ये कंडीशन पीछे कहीं एक लगी हुई है। जो जो बातें, शर्तें जब तय हुई थी उनमें बात कही गई थी कि भाई तीसरी किस्त जो होगी वो नई गवर्नमेंट को मिलेगी।
आईएमएफ के जो रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान में, नाथन पोर्टर, वो इस आईएमएफ की टीम को नेगोशिएशंस में लीड करेंगे दोस्तों। और इसके साथ ही आप पाएंगे कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए थोड़ा सा ये मिस हो गया वैसे पॉइंट। हाँ, तो जो नाथन पोर्टर है वो इनके रिप्रेजेंटेटिव है आईएमएफ के यहाँ पर पाकिस्तान में। तो ओके, ऑलराइट, ओके, वन सेकंड, यस। हाँ, तो इन्होंने जो बेसिकली स्टार्ट किया था, आईएमएफ ने जो रिव्यू की बात की थी, वो की थी 7 नवंबर से, है ना। तो मगर अब चूंकि ये जल्दी तैयार हो गए हैं और इन्होंने कहा है कि इनके पास पहले क्वार्टर का तमाम डेटा जो है कंपाइल किया जा चुका है मिनिस्ट्री की तरफ से, तो वो अब फाइनेंस मिनिस्ट्री कॉन्फिडेंट है कि आई एम सॉरी, आई होप कि आपको कोई आवाज ना आ रही हो बैकग्राउंड से। ये नॉइज आज काफी है बाहर, ये रामलीला का भी है अदरवाइज। तो ऑल प्लेस ये जो नेगोशिएशंस हैं वो अब 2 तारीख को स्टार्ट होने जा रही है। नाउ आईएमएफ की जो टीम है, अगर वो क्लियर कर देती है इस पहले रिव्यू में इसको पाकिस्तान को, तो आईएमएफ का जो बोर्ड है फिर वो उसको अप्रूव करेगा इस रिव्यू को, और वो दिसंबर में होगा। फिर दिसंबर में ही इनको सेकंड किस्त जो है वो 790 मिलियन वाली वो मिल जाएगी। ओके, इस बीच में जो फेडरल गवर्नमेंट है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो कॉन्फिडेंट है कि वो इस रिव्यू को और सारी की सारी कंडीशंस आईएमएफ की, चूंकि जो जुलाई में एग्रीमेंट हुआ था उसमें तमाम जो एग्रीमेंट में कंडीशंस थी उनको मीट कर लिया गया है, उनको मान लिया गया है और इम्प्लीमेंट कर लिया गया है, ऐसा वो कह रहे हैं। वो इसलिए चूंकि मेरी तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो उनको कॉन्फिडेंस है कि भाई हम क्लियर कर लेंगे इसको। आगे देखिए क्या होता है। जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है दोस्तों, वो एक थोड़ा सा कंसर्न है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप में कंसर्न क्या आ रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो इंटरनल असेसमेंट है, पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो इंटरनल असेसमेंट है, वो एक बहुत बड़ा ह्यूज गैप दिखा रही है बिटवीन लोन्स प्लान टू बी रिसीव। जब ये एग्रीमेंट किया गया था तो जो प्लान बनाया गया था उसमें जिन लोन्स को दिखाया गया था कि हम इस तिमाही में ये लोन्स रिसीव कर लेंगे, वो और जो लोन मिले हैं उनमें बहुत बड़ा गैप है। यानी कि जिन लोन्स को इस तिमाही में पाकिस्तान को मिलने की उम्मीद थी बाहर से, वो लोन्स उतने नहीं मिल पाए हैं, उसमें बहुत बड़ा गैप आ रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है पाकिस्तान की तरफ। स्पेशली आप देखिए कि जो खाली यूरो बॉन्ड्स और जो फॉरेन कमर्शियल लोन्स थे उसी में 4.5 बिलियन यूएस डॉलर का फर्क है, कम है। यानी कि यूरो बॉन्ड से और जो फॉरेन कमर्शियल लोन्स थे उनसे पाकिस्तान को जो पैसा जो मिलना था कर्जा, उसमें 4.5 बिलियन कम मिला है। यूं देखिए इसको। ओके, ये अगर आप इसको फिर मिलाएं कि जो और बाकी के जो लोन्स आने थे, यूरो बॉन्ड्स और फॉरेन कमर्शियल लोन का तो एक सेगमेंट हुआ, और बाकी के लोन्स जो आने थे अगर आप उनको भी मिलाएं तो ये 450 बिलियन से बहुत आगे चला जाता है। तो बेसिकली ये गैप इनके पास काफी बड़ा होल है। अच्छा, इसके बाद में जो नेक्स्ट इशू आता है वो है एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट और मॉनेटरी पॉलिसी। ये 2 की एरियाज हैं जो इनके लिए कंसर्न के हैं। और ये वो एरियाज हैं जिनको एक्चुअली आईएमएफ जो है वो बहुत माइन्यूटली रिव्यू करेगा। तो अब आप देखिए कि पिछले 1.5 महीने में जो ट्रेंड चला था कि अचानक रुपए को मजबूत किया गया, डॉलर नीचे आया 1.5 महीने में, उसके बाद में अचानक आपने नोटिस किया होगा पिछले 3-4 दिन में रुपया अचानक गिरना शुरू हुआ है पिछले 2-3-4 दिन में। तो आप ये मानकर चलिए, और ये बेसिकली क्या हुआ था कि 1.5 महीने पहले अचानक फौज ने जो है वो जो होर्डर्स हैं, स्मगलर्स हैं, उन पर क्रैकडाउन किया था, जिसके चलते माना जाता है कि ये सब डाउन हुआ था। जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, जो करेंसी एक्सचेंज कंपनीज जो पाकिस्तान में हैं, उनके ऊपर जो है वो 1.5 महीने पहले उनको बुलाकर ये कह दिया गया था कि हमको डॉलर जो है वो जैसे भी हो तुम्हें करना हो करो, हमको 250 पे चाहिए। तो वो उस तरह की जबरदस्ती वाला सीन भी है। तो अब आप देखिए कि इस बीच में अचानक जो 3-4 दिन में डॉलर के मुकाबले में रुपया जो गिरा है, वो इसलिए गिरा है इन 4 दिनों में क्योंकि ये अब नेगोशिएशन शुरू होने वाली है और पाकिस्तान इसमें नहीं आना चाहता कि मॉनेटरी एक्सचेंज प्रोग्राम जो चल रहा है इनका सारा सारा मॉनेटरी एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज रेट, उस जो डॉलर के अगेंस्ट रुपए का जो रेट है
उसको लेकर आईएमएफ कोई शर्तें लगाए या कोई वो नेगेटिवली इसको देखे, ये क्या हो रहा है भाई, 1.5 महीने में इतना कैसे एकदम से रुपया मजबूत हो गया। तो ताकि वो इसलिए रुपये को इस समय थोड़ा सा गिरा रहे, ताकि थोड़ा सा लीवे मिल जाए उनको वहां पे। लेकिन दोस्तों आप देखिए पिछले 1.5 महीने में रुपए ने गेन किया है करीब 8% इंटरबैंक में और 14% ओपन मार्केट में। आप जरा देखिए कितना बड़ा गैप है, सिर्फ 1.5 महीने के अंतर में 8% गेन इंटरबैंक में और 14% ओपन मार्केट में, डबल सीधे। ओके, अब ये जो करंट अपवर्ड ट्रेंड है वो इसीलिए लग रहा है कि जिससे वो आईएमएफ को शांत रखने के लिए जो है वो रुपए को थोड़ा सा नीचे गिराया जा रहा है, 2-3-4 रुपए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो बेसिकली पॉलिटिकल क्लैरिटी भी चाहते हैं पाकिस्तान में। वो चाहते हैं कि एक कोई सीन उनको सामने नजर आए, हॉराइजन में कुछ पता लगे कि जो पॉलिटिकल क्लैरिटी है वो उसका क्या सीन है पाकिस्तान में। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी डिमांड है। ओके, नाउ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है इलेक्शन को होना चाहिए था 9 नवंबर तक। अब 9 नवंबर तक तो इलेक्शन होने से रहे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि नहीं हो सकते 9 नवंबर तक। तो बेसिकली जाना उसी पे पड़ेगा कि जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, और इलेक्शन कमीशन फिलहाल जो कह रहा है वो ये कि जो टेंटेटिव तारीख है वो जनवरी 24 के आखिर की है, यानी जनवरी के एंड में ये बन रही है बात, है ना। तो अब आप देखें अभी जो मीटिंग्स हुई है आईएमएफ के साथ में और वर्ल्ड बैंक के साथ में, उनमें पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को कॉन्स्टेंटली 3 क्वेश्चंस को मेजर फेस करना पड़ा है। वो 3 क्वेश्चंस क्या है? वो 3 क्वेश्चंस हैं, एक स्टेटस और रोल एसआईएफसी का, यानी कि जो अभी आपको याद होगा फौज ने जो बनवाई है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल एसआईएफसी, तो वो जानना चाह रही हैं सारे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों ही कि इसका क्या स्टेटस है और जो इसका रोल है वो क्या है। मैंने आपको पहले बताया कि ये एक ना एक दिन पंगा करेगा, ये कोई ठीक चीज नहीं बनाई इन्होंने। एनीवे, प्रोस्पेक्ट जो है, जनरल इलेक्शन का जो प्रोस्पेक्ट है वो क्या है कि कब होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे। और तीसरा, जो ये इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है इसका मैंडेट क्या है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट है उसके उसकी उसकी उसके अपोजिट इसको मैंडेट ज्यादा मिला हुआ है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैंडेटेड प्रोग्राम होता है इंटरिम गवर्नमेंट का, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा सिर्फ रोजमर्रा का काम और नथिंग, नो पॉलिसी डिसीजन। यहाँ पर तो भाई ये यूएनजीए में जाके लेक्चरबाजी भी करके आ रहे हैं, और वो जो प्रोग्राम चला रहे हैं वो सारे के सारे लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी को इंटरिम गवर्नमेंट कैसे बना रही है, इसको भी आईएमएफ गौर से देख रहा है कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। ऑलराइट, इसके अलावा आप देखें फिर कि जो अनलाइक जो पिछले वाला जो प्रोग्राम था 6.5 बिलियन का जो प्रोग्राम था जो फेल हुआ था पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ में, उसमें क्या करती थी फाइनेंस मिनिस्ट्री अक्सर जो है वो फीड ड्रैग करती थी, इंफॉर्मेशन नहीं देती थी, पॉलिसी जो आईएमएफ की होती थी बने आईएमएफ के साथ में मिलकर जो पॉलिसी बनाई जाती थी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती थी, या उसके बिल्कुल कॉन्ट्ररी डिसीजन लेती रहती थी। उसके अगेंस्ट, इनफैक्ट उसके कंट्रास्ट में इस बार जो ये स्टैंड अलोन एग्रीमेंट जो चल रहा है 3 बिलियन वाला, इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो काफी कमिटेड नजर आ रही है और इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए, और ट्रांसपेरेंट भी बहुत नजर आ रही है। बार बार जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनको जब आईएमएफ से क्वेरीज आई हैं तो आईएमएफ की क्वेरीज को उन्होंने न सिर्फ आंसर करने की विलिंगनेस दिखाई है बल्कि ट्रांसपेरेंसी का भी भरोसा दिलाया है। तो ये एक फर्क इस प्रोग्राम में जरूर नजर आ रहा है। नाउ ये सब पिछले वाले प्रोग्राम में जो 6.5 बिलियन वाला प्रोग्राम था, इसमें जिसको कुछ टाइम में समझ नहीं चलाया था, फिर वो आकेदार साहब ने जो बेड़ा गर्क किया था, उस वाले प्रोग्राम में ये सब नहीं होता था। और वो फिर अल्टीमेटली मैंने जैसा आपको बताया कि वो अपनी मौत मर गया 30 जून को, और उसके बाद में इनको ये प्रोग्राम करना पड़ा है जो ये स्टैंड अलोन एग्रीमेंट। ओके, नाउ अब आईएमएफ ने कहा क्या है? अब आईएमएफ ने बड़ा ऑलरेडी ये बात क्लियर कही है कि ये जो स्टैंड अलोन एग्रीमेंट है ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए इसका इम्प्लीमेंटेशन क्रिटिकल है। अगर ये नहीं होता है तो बेसिकली आईएमएफ भी गंगा हाथ धो लेगा बहती गंगा में कि मरना तो मरो। बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए ये बेहद क्रिटिकल है कि इस प्रोग्राम को स्टेडफास्ट तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए।
गवर्नमेंट ने आईएमएफ को जो कमिटमेंट दी है वो क्या है, उन्होंने ये कमिटमेंट, अभी मैं प्रॉब्लम मेरी बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम लिया है जो इस रिव्यू के अंदर आएगा। वो क्या है, गवर्नमेंट ने आईएमएफ को कमिटमेंट क्या दी थी कि हम फ्यूल सब्सिडी नहीं देंगे और क्रॉस सब्सिडी नहीं देंगे। क्रॉस सब्सिडी ऑलरेडी दी जा चुकी है, और किसको दी गई है, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स को और इंडस्ट्रियल गैस कंज्यूमर्स को, उनको क्रॉस सब्सिडी दी गई है। तो अब ये भी एक सवाल उठेगा वहां पे, आईएमएफ कहेगा कि भाई आपने ये किससे पूछ के आपने कर दिया। खैर, और देखें, प्राइमरी बजट डेफिसिट टारगेट जो है पहले क्वार्टर का वो था 87 बिलियन टारगेट था इनका, तो वो इजीली मिल जाना चाहिए इनको, दे विल बी एबल टू कैच इट, बिकॉज एफबीआर का परफॉर्मेंस इस बार जो कलेक्शन का रहा, टैक्स कलेक्शन का, वो काफी अच्छा रहा है। और उसके अलावा दूसरा क्या काम किया इन्होंने कि जो पब्लिक सेक्टर की जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग थी, डेवलपमेंट स्पेंडिंग इन्होंने पब्लिक सेक्टर में बिल्कुल बंद कर दी है। ये जो आम जनता के विकास के लिए जो कुछ भी काम किए जा रहे थे वो सब बंद दब, ताकि वो पैसा बचे। तो इसलिए जो इनकी प्राइमरी बजट डेफिसिट जो है वो टारगेट इनका 87 बिलियन का वो इजीली मीट हो जाना चाहिए। लेकिन जहां प्रॉब्लम एरिया आएगा वो क्या है, और ये लास्ट पॉइंट है जो आपको बता रहा हूँ, ये बनेगा कि जो गवर्नमेंट नहीं मीट कर पाएगी ईयर एंड का जो टारगेट है प्राइमरी सरप्लस का। प्राइमरी सरप्लस का जो टारगेट है गवर्नमेंट के लिए बाय ईयर एंड, वो है 421 बिलियन का। और 421 बिलियन का ये प्रोग्राम क्यों नहीं मीट हो पाएगा, क्योंकि पंजाब के अलावा बाकी किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो अपने एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं उनका खर्च नहीं किया है पहले क्वार्टर में। और चूंकि वो पहले क्वार्टर में खर्च नहीं हुआ है मित्रों, तो फिर आप ये देखिए कि क्या बनेगा। फिर वो टारगेट में मीट कर ही नहीं पाएंगे बाय द एंड ऑफ ईयर, क्योंकि वो जो जो फर्स्ट क्वार्टर में नहीं किया है वो सेकंड क्वार्टर में आप दोनों का पूरा कर नहीं सकते। तो ये एक इशू इनके ऊपर आने जा रहा है। तो ये वो थे इश्यूज जो इस आईएमएफ के रिव्यू में पाकिस्तान को झेलने होंगे, आंसर करने होंगे। कुछ उनके प्लस पॉइंट हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उनका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो पूरा हो रहा है, क्योंकि वो जिस तरह चीजें मैनेज कर रहे हैं, इंपोर्ट रोक के, रिस्ट्रिक्टिव इंपोर्ट करके एंड ऑल दैट, और स्पेंड ना करके, तो वो उससे चीजें बन रही हैं उनकी। मगर दैट इज बियॉन्ड इट, ये सारे का सारा है आर्टिफिशियल, तो क्योंकि जैसे ही आप 100% इम्पोर्ट आपका होता है तो फिर वो कलेज पड़ेगा, और फिर जो स्पेंडिंग जैसी बाहर आएगी लोगों की। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आज के लिए छोटे छोटे इकोनॉमिक प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ ताकि हम लोग बात ज्यादा कर पाए। आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे पाकिस्तान का जो धनाढ्य वर्ग है, जो जो रिच क्लास है, एलीट क्लास जो है, उसने किस तरह से दूसरी कंट्रीज में लगभग 19 बिलियन डॉलर जो है वो बाहर रखे हुए हैं, इन्वेस्ट किए हुए हैं, रखे हुए हैं बाहर, पाकिस्तान से बाहर, यूरोपियन कंट्रीज में, दुबई में, जो टैक्स हेवन्स है बेसिकली, चाहे अमेरिका में है या यूरोप में है, वहां पर जो पैसा अपना रखा हुआ है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि ये पैसा सारा का सारा ब्लैक मनी है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको अगले प्रोग्राम में ये बताऊंगा कि उन्होंने कहाँ पर कितना पैसा बाहर रखा हुआ है, जबकि उनका अपना मुल्क जो है वो एक एक बिलियन डॉलर के लिए भीख मांग रहा है। बिलियन क्या है, तो 790 मिलियन आ रहे हैं भाई टोटल, जो सेकंड ट्रांच आ रही है। मगर इन सब के लिए उनको जगह जगह जाकर भीख मांगनी पड़ रही है, जबकि उनके अपने कंट्री के जो रिच क्लास है उसने 19 बिलियन इस समय बाहर रखा हुआ है मुल्क से, वो लेकर नहीं आ रहे हैं। ये वो इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको मैं आपसे अगले व्लॉग में कवर करना चाहूंगा। तो ये रहा आपका अपडेट दोस्तों, और अपना फीडबैक दीजिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय फॉर नाउ।